चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस मनुष्य पशुपालन चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट 9। और इससे पहले बताया दोस्तों, हम लोग 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा दिए हैं। अगर आप लोग को छूट गया है तो जाकर मेरा प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए दोस्तों, इसमें 16 प्रैक्टिस सेट है और हम लोग 8 कर लिए हैं। तो देखिए बताया दोस्तों कि बिहार पुलिस मनुष्य का एग्ज़ाम दोस्तों 14 जून और 17 जून का है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों आप लोग के पास। आप लोग थोड़ा इसमें मेहनत करिए और डेली प्रैक्टिस सेट 2 को 3 को जरूर लगाइए। और देखिए कहाँ आपका नंबर कम बन रहा है वहाँ ज़्यादा फोकस करिए। और साथ में करंट को भी साथ में लेते चलिएगा, नहीं तो दोस्तों 10 से 12 करंट जरूर पूछता है। आप लोगों का अगर इस पर नहीं ध्यान देगा तो आपका नंबर कम आ जाएगा, फिर आप लोग बोलिएगा कि मेरा नहीं हुआ। तो चलिए ये देखिए जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट है। और इसमें हम लोग देखिए बताया दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आज 9th करने वाले हैं और 1 से लेकर 8 तक हम कर लिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 9th का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों मिलान करने वाला है और आप लोग मिलान करिए, बताइए और इससे क्या होगा इन सवाल। देखिए बताया दोस्तों, देखिए ये इंद्र है, ये इंद्र को वर्षा का देवता कहते हैं, ठीक। ये वरुण को जल का देवता कहते हैं। और ये मारुत को आंधी का देवता कहते हैं। और ये सोम को वनस्पतियों का देवता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य, बताइए कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी गलत है, बताइए इसमें से कौन सा गलत है। देखिए बताया दोस्तों कि ये ऑप्शन नंबर ए है कि आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था। ये बिल्कुल सही है। देखिए इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि दी जाती थी, नहीं दोस्तों ये गलत है। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया जाता है, बताया दोस्तों ये सही है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए और क्वेश्चन डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी। तो दोस्तों ऐसी बात है, इस काल में वर्ण व्यवस्था चालू था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों को भूमिका नहीं दी जाती थी। चलिए उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य, बताइए उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, बताइए इसमें से क्या होगा। देखिए इस काल में मनुष्य, देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रम में बटा था। ये सही है। इस काल में चारों वर्ण की समानता थी। देखिए दोस्तों ये गलत है, इस वर्ण में 4 वर्ण की समानता नहीं थी। शूद्र था और तीन गो मतलब एक समान था और शूद्र को ही बाहर रखा गया था, थोड़ा नीचे भावना से लोग देखते थे। तो ये गलत है। और इस काल में देवराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। यही सही है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। देखिए इसका आंसर दोस्तों गलत चुनना है तो बता दें। देखिए अब कथन एक है कि मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया यानी परिवर्तन कर दिया। तो ये क्या है, तो बता दें क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 2 दिया है कि आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था को कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की थी। तो बता दें ये भी सही है। और देखिए हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद ली थी। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये हरिहर और बुक्का की मदद नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यही गलत है, कथन सी गलत है। देखिए चौरी चौरा की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए कि चौरी चौरा घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। आप लोगों को बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह घटना, कथन एक है दोस्तों कि यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में नहीं होता, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में होता है। तो यह कथन गलत है। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने, देखिए कथन 2 है कि इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सभी की आज्ञा, चलिए आगे देखते हैं, सभी की आज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। तो सभी की आज्ञा आंदोलन दोस्तों वापस नहीं लिया था। आप लोगों को पता है 1920 में जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था उसको वापस लिया था
तो ये दोनों कथन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। न तो एक और न दो सही है, दोनों गलत है। चलिए, रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए कितने वर्ष तक जेल में रख सकती है, बताइए। ऑप्शन नंबर 6 है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कि बिना वारंट को कितने वर्षों तक जेल में रख सकते हैं, देखिए बता दें। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2 वर्ष तक। रॉलेट एक्ट 2019 में दोस्तों हुआ था, और वो लोग बिना मुकदमे और बिना वारंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो लोग आम आदमी को 2 वर्ष तक जेल में रख सकते था। ये लोग ऐसा नियम कानून लाए थे उस समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बताइए। निम्नलिखित में से 4 पार्टी है दोस्तों, 3 पार्टी है, इनमें से कौन सा पार्टी है जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए, हिंदू महासभा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था, ये गलत है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको CPI बोलते हैं, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, ये भी गलत है। देखिए, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, तो बता दें दोस्तों, ये भी नहीं किया था, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। चलिए, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व में आई, बताइए। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। देखिए, जापान में आई कि तत्कालीन बर्मा में कि जर्मनी में कि तत्कालीन मलय में। देखिए दोस्तों, जापान नहीं होगा, जर्मनी भी नहीं होगा, तत्कालीन बर्मा भी नहीं होगा। देखिए, बता दिए। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तत्कालीन मलय है ना दोस्तों, ये सिंगापुर में है, जहाँ पर ब्रिटिश लोग का अधिकार था, वहाँ पर ये तत्कालीन मलय सिंगापुर में है। और यहाँ पर हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, बताइए। कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, बताइए। कि क्रिस मिशन के अस्वीकार करने के साथ, कि राज्यपालचारी फार्मूलों को अस्वीकार करने के साथ ही, कि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, कि वेबर प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। देखिए, बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ समाप्त हो गया था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर यही था। चलिए, ये मिलान करने वाला दोस्तों, मिलान करिए और इसका आंसर आप लोग बताइए। एक सूची 1 में दिया है और सूची 2 में दिया है। देखिए, अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। देखिए, इसको मिलाइए आप लोग। तो बता दें दोस्तों, ये अगस्त प्रस्ताव, ये मैटेंगो चेम्सफोर्ड से संबंधित था। और अगस्त घोषणा मैटेंगो से संबंधित था। और अगस्त प्रस्ताव दोस्तों, ये लॉर्ड हेलिंगटन के थे। और अगस्त संकल्प, बताइए इसका क्या होगा। अगस्त संकल्प में महात्मा गांधी हो जाएंगे। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 1940 में होता दोस्तों। और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है दोस्तों। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए, देखिए, समाजवाद का मुख्य आधार क्या है, बताइए। समाजवाद का आखिर अर्थ क्या होता है, किसे आपको बोल सकता है कि समाजवाद है यहाँ। देखिए, निजी संपत्ति से इसका लेना देना नहीं रहता है। धार्मिक शासन, इसमें धार्मिक का कोई अथी नहीं होता है। राज्य, देखिए, सामंतवाद भी नहीं होता है। देखिए, इसका आंसर राइट ऑप्शन नंबर भी होगा, राज्य पर नियंत्रण, राज्य नियंत्रण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। देखिए, समाजवाद का मतलब दोस्तों होता है कि अमीर और गरीब को खाई को कम करना, जहाँ पर किसी को शोषण हो रहा है वहाँ पर मतलब सबको बराबर लेकर चलना, ये समाजवाद का अर्थ यही होता है। चलिए, देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, बताइए। कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, गंधार कला की प्रमुख विशेषता क्या थी, बताइए। कि गंधार कला की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनानी प्रभाव। चलिए, देखिए, तंजौर किला, तंजौर का चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो बता दें दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा,
दोस्तों बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर दोस्तों बता दें 1952 होगा। देखिए परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य यह होता है कि जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों को सीमाओं को निर्धारित करना। और भारत में परिसीमन आयोग का गठन दोस्तों 4 बार हुआ है, 1952 में, 63 में और 1973 और 2002 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए वित्तीय आपातकाल की उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 360 में। देखिए अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन से है। चलिए कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे बिना मुख्यमंत्री के पद पर कितने समय तक रह सकता है बताइए। दोस्तों कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे बिना मुख्यमंत्री के पद पर कितने समय तक रह सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 महीने तक। 6 महीने तक दोस्तों होगा इसका आंसर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो राज्य के विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीना के भीतर सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसका पद को खारिज कर दिया जाता है। इस संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 164 के 4 में संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक धन होता है उसका संरक्षण होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। देखिए इसका सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है दोस्तों, भारत का महावादी नहीं होता है, देखिए वित्त आयोग नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नियंत्रण या महालेखा परीक्षण इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों नियंत्रण महालेखा अनुच्छेद 148 से संबंधित होता है और इसका काम दोस्तों यही होता है कि इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और नियंत्रण महालेखा परीक्षण की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण जिसे कैग एक संवैधानिक संस्था है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद बताए हैं दोस्तों 148 से अनुच्छेद 151 के तहत किया गया है। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए मौलिक कथन एक है कि मौलिक अधिकार निरंकुश से असीमित होते हैं। नहीं दोस्तों, मौलिक अधिकार निरंकुश मतलब इसमें निरंकुश मतलब हो गया दोस्तों बता दें। इसे निरंकुश का मतलब होता है कि जिस पर कोई नियंत्रण न हो, ऐसा थोड़ा ना होता है दोस्तों, ये गलत है। सरकार मौलिक अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। नहीं दोस्तों, ये लगा सकता है, सरकार किसी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि बजट में संशोधन कर दोबारा पेश किया जा सकता है, कि सुझाव हेतु बजट राज्यों को राज्यसभा को भेज दिया जाता है। बताइए कि संघीय वित्त मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है, कि विधान परिषद मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है। तो देखिए बता दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। क्यों? तो देखिए सरकार का निर्माण उसी दल या दलों के गठबंधन से होता है जिससे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। अतः यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत नहीं रह गया। तो बहुमत अब सरकार में नहीं रह जाता है दोस्तों, तो आपको जाहिर सी बात है कि मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए कथन ए है दोस्तों, कथन ए है कि यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दर्ज की जाती है, दर्जा प्रदान करता है। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। बताइए। तो देखिए इसका कथन यह बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन सही है। और इस अधिनियम से भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी सही है।
यह अधिनियम प्रतिदिन लोकतंत्र को संभाव्यता लोकतंत्र में प्रस्तुत करता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं, बताइए इनमें से कौन सा है जो सही से सम्मिलित नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए है कि राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका मुख्यालय देखिए जिनेवा में है, सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय इसका ब्रुसेल्स में है। देखिए, खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों, गलत है। इसका आंसर डी होगा। खाद्य कृषि संगठन का दोस्तों बता दें स्थापना 1919 में ये इटली के रोम में हुआ था। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, जल प्रदूषण का कारण बताइए, जल प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। देखिए, बताइए दोस्तों कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक अपशिष्ट ये भी होगा, और कृषि से निकलने वाले पदार्थ ये भी होगा। इनमें से सभी होगा, इससे जल प्रदूषण होता है। चलिए, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों को सीमाओं पर स्थित है वो है, बताइए कि किस किस राज्य के पहाड़ियाँ किस किस राज्यों से सुबह संपर्क करती है, मन लगती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सी होगा, केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ दोस्तों बता दें कि ये इलायची के लिए फेमस जगह होता है, और ये लेटराइट मिट्टी में ज़्यादा मतलब इसका पैदावार होता है। चलिए, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है, बताइए निम्नलिखित में सही क्रम को चुनना है और बताना है इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, माउंट एवरेस्ट और उसके बाद गार्डन और इसके बाद कंचनजंगा। ये दोस्तों हमको लग रहा है ना कि यह हाइट के अनुसार दर्शाया गया है। चलिए, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलों में से कौन सा एक भारत में व्यवस्थित नहीं, बताइए निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलों में शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, यानी भारत में नहीं है। देखिए, गोसाईथान, देखिए गोसाईथान दोस्तों ये इंडिया में नहीं है, इसको बता देती है दोस्तों तिब्बत में है, तिब्बत जो चीन का हिस्सा है। तो इसका आंसर तो हमको यही लग रहा है, देख लेते हैं आगे। देखिए, कामेत भी दोस्तों ये इंडिया का है, और त्रिशूल ये इंडिया का है। कामेत दोस्तों बता दें उत्तराखंड में है, त्रिशूल ये भी उत्तराखंड में है, और नंदा देवी ये भी उत्तराखंड का हिस्सा है। तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोसाईथान। ये तिब्बत में पड़ता है जो चीन में है, ये इंडिया के बाहर है दोस्तों। चलिए, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, बताइए हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, कथन दो को दिया है, बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, अभी क्वेश्चन बताया आप लोग को। और यह चोटी 75 मीटर से अधिक ऊंचाई है, और इस चोटी का मतलब हाइट पूछ रहा है 75 मीटर से भी अधिक ऊंची है, नहीं दोस्तों 75 से नहीं है, इसको हमको एग्जैक्ट आंसर याद है। इसका हाइट है दोस्तों 7120 मीटर। तो ये गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, देखिए पालघाट निम्नलिखित में से दोस्तों, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है, बताइए पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। तो देखिए, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी है। चलिए, और कौन बताए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। चलिए आज बताते हैं हम लोग को, आप लोग को। देखिए, शिपलेखा दारा ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका ट्रिक होता है छिप के रोता है बाड़ा, इसका ट्रिक है, यानी से छिपकिला दारा, रो से रोहतांग दारा, बस से बाड़ासा दारा, ये हिमाचल प्रदेश में तीनों है। देखिए, लिपलेखा दारा है दोस्तों, ये लिपलेखा दारा ये उत्तर प्रदेश में यहाँ दिया है, तो एक गलत है। लिपलेखा दारा ये उत्तराखंड में संबंधित है, यानी उत्तराखंड राज्य में है। लेकिन नथुला दारा यह सिक्किम में है, सही है, ये भी सही है। और जो जिला दारा है कश्मीर में, ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन नंबर गलत है, ये भी होगा। चलिए, निम्नलिखित दौरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता, बताइए निम्नलिखित दौरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है। तो ये जो जिला दारा हो जाएगा दोस्तों, जो जिला दारा होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं, बताइए इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों, बता दें इसका आंसर। देखिए, नथुला दारा ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, नथुला दारा सिक्किम होगा, ये गलत है। और लिपलेख दारा उत्तराखंड में है, रोहतांग दारा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट ये केरल से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, किगिरी बिगिरी नीतिमाला क्या है, किगिरी बिगिरी नीतिमाला क्या है। तो बता दें दोस्तों, ये दर्रा है, ये दर्रा है। और ये दर्रा बता दें दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है।
चलिए, भुगतान संतुलन किससे संबंधित है बताइए। भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। भुगतान संतुलन का मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। इससे में मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब इससे जिससे आसानी से हम लोग किसी वस्तु को क्रय और बिक्री कर सकते हैं, वही है दोस्तों बता रहा है। चलिए, मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बताइए, कारक कौन है? मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए उपभोक्ता की आय हो जाएगा इसका आंसर, उपभोक्ता की आय। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करिए, निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, तो ये सही है दोस्तों, मांग घट जाएगा। मान लो किसी वस्तु का कीमत बढ़ गया तो उसका मांग घट जाएगा मार्केट में, सही है। देखिए आय बढ़ने पर, देखिए कि आय बढ़ने पर सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, ये गलत है दोस्तों, सही वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ता है। देखिए विकल्प वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ सकती है, विकल्प वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ये सही है, ये सही है, कथन 3 सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो रहा है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 3। चलिए, आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? बताइए आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? उपभोक्ता की आय, उत्पादन लागत, पसंद और जनसंख्या। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उपभोक्ता की आय। चलिए, एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? बताइए एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? कई विक्रेता कि एक विक्रेता की स्वतंत्रता प्रवेश की समान वस्तु। देखिए एकाधिकार बाजार का मतलब दोस्तों वहाँ पर एक का अधिकार होता है, ठीक है दोस्तों। और तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक विक्रेता, ठीक है। एक अधिकार बाजार मतलब वहाँ एक का अधिकार होता है, पूरा वहाँ बाजार पर नियंत्रण उसी का होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक विक्रेता। चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन से शामिल नहीं होते? बताइए राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है इनमें से कौन शामिल नहीं होता है? देखिए मजदूरी होता है दोस्तों, मजदूरी से भी राष्ट्रीय आय तक किया जाता है, किराया हो गया, ब्याज हो गया, देखिए उपहार या गिफ्ट को क्या लेना देना इससे। चलिए, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है बताइए कि मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिए विनिमय का माध्यम होता है, यानी विनिमय का माध्यम दोस्तों किसी वस्तु को खरीदना, वस्तु विनिमय प्रणाली को आसान कर देना। पहले क्या होता है दोस्तों, मान लो कोई वस्तु हम लोग खरीदते थे बहुत पहले टाइम पर, तो हम लोग मतलब उस वस्तु के बदले में चावल, आटा, गेहूँ देते थे। और धीरे धीरे अभी हम दोस्तों अब ये है कि मान लो कोई वस्तु खरीदे तो आप लोग मुद्रा के रूप में आप लोग उससे क्रय विक्रय आसानी से कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि मुद्रा का कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय का मतलब आसानी से लेन देन कर सकते हैं, क्रय विक्रय आसानी से। तो चलिए देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में भौतिक राशि है और सूची 2 को विनिमय सूत्र दिया है। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा? देखिए दोस्तों बता दे कि घनत्व का हो जाएगा MLT इनवर्स, और संवेग का हो जाएगा MLT इनवर्स, और कार्य और दाब को दोस्तों बता दे, कार्य को बताते हैं दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बता दे रहे हैं, डायरेक्ट देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, किसी ग्रह के माध्यम को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत की बदलाव होगी? बताइए क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 4%। सर CV रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए दोस्तों, सर CV रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन को। और इसे अध्ययन करने के बाद हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए, दाब के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दाब के प्रभाव को बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए कथन 1 है दोस्तों कि सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो बताइए दोस्तों, इस जाहिर सी बात है दोस्तों, सही है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। नहीं दोस्तों, वे गलत है। और देखिए क्वेश्चन कथन 3 दिया है कि बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर घट जाती है, बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घट जाती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। चलिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे
अधिक आवृत्ति वाली किरणें कौन सी, बताइए। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणें कौन सी हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर गामा किरण होगा दोस्तों, गामा किरण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं है? देखिए कोलाइड ये बोल रहा है, कथन ए है दोस्तों, कथन नहीं है, मतलब ऐसे ऑप्शन दिया है, बताना है कि इनमें से कौन सा गुण नहीं है, कोलाइड का गुण नहीं है। तो देखिए कोलाइड एक विषमैंगिक मिश्रण है, सही है, विषमैंगिक मिश्रण भूल नहीं सकता है। देखिए कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं किया जा सकता है, तो प्रकीर्णित दोस्तों किया जा सकता है, ये गलत है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कोनों को आँखों से देखा नहीं जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, सही है। बॉल लगाने पर स्थिर नहीं रहते हैं, बॉल लगाने पर स्थिर नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बता दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेडियम ऑक्साइड। चलिए, हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? बताइए, हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। और दोस्तों बता दें टंगस्टन का गलनांक 3380 होता है। चलिए, कार्नोलाइट किस धातु का यस्क होता है? बताइए, कार्नोलाइट किस धातु का यस्क होता है? बता दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटेशियम का। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया? बताइए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया? तो बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर जोसेफ प्राउस्ट ये होगा। चलिए, मानव कंकाल के संबंध में बताना है। मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा। ये कथन 3 दिया है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन 1 दिया है कि कथन 1 है कि अक्षीय कंकाल में अस्थियाँ होती है, यानी अक्षीय कंकाल में अस्थियाँ होती है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अस्थीय कंकाल में दोस्तों देखिए खोपड़ी, मेरुदंड और पसलियों का तीनों का मिश्रण से हड्डी का जो निर्माण बनता है, मनसंख्या होता है, उसी को अक्षीय कंकाल बोलते हैं। इसमें 80 हड्डियाँ होती है। देखिए, खोपड़ी को जोड़ते हैं, मेरुदंड को जोड़ते हैं और पसलियों को जोड़ते हैं। पसलियों में दोस्तों 22 जोड़ा होता है, मेरुदंड में 33, और जो बचता है वो इसको जोड़ के 80 होता है। और देखिए, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी, ये भी सही है। फीमर सबसे लंबी अस्थि है, फीमर सबसे लंबी हड्डी है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2, 3। चलिए, नेत्र के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा गलत होता है? नेत्र के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसकी बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों से बनी होती है, जिससे केराइड यानी रक्त पटल कहते हैं, ये गलत है, ये सही है दोस्तों। चलिए पाव नंबर देखते हैं। देखिए, मानव नेत्र के संबंध में एक्वस चैम्बर क्या है? बताइए, मानव नेत्र के संबंध में एक्वस चैम्बर क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्निया और लेंस के बीच की दूरी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से संबंधित क्रिया करते हैं? कान बोल रहा है सब। निम्नलिखित में से कौन से संबंधित क्रिया है? देखिए, शरीर का संतुलन करना और सुनाना, ये हमारा कान का मुख्य दायित्व होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बता दें, अधिप्रिय को हम नॉरेपिनेफ्रिन बोलते हैं, और अग्नाशय एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नहीं बोलते हैं, ये गलत है। पीयूष ग्रंथि विरोधी हार्मोन बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका आंसर बताओ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि उपरोक्त प्राणियों में से कौन सा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है? बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन दोस्तों दिया है, इनमें से बताना है कि एक लिंगी प्राणी के उदाहरण कौन है। तो बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर केवल 3 होगा। देखिए, केचुआ नहीं होता है दोस्तों, केचुआ नहीं आता है, केचुआ द्विलिंगी में आता है। पिता कृमि ये भी द्विलिंगी में आता है।
जोंक ये भी देवलिंगी में आता है। तिलचट्टा ये एक लिंगी में आता है और वही पूछ रहा है हम लोग से। चलिए, परागण परागण कौन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, परागण कथन एक है कि परागण कण की आंतरिक भित्ति सेलुलोज में पेक्टिन की बनी होती है, एकदम सही है। जब परागण कण परिपक्व होता है तो उसमें कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा दोस्तों, सॉरी। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा दोस्तों। बता दें, बाइनरी नंबर, बाइनरी जो संख्या होता है उसमें 0 और 1 से ही संख्या को बनाया जाता है। तो वही पूछ रहा है दोस्तों आप लोग से कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी संख्या होता है, तो 2 होता है, 0 और 1। चलो, इकोटोन, इकोटोन का अर्थ क्या बताए, इकोटोन का अर्थ आखिर है क्या, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 पारिस्थितिकी तंत्रों का मिलन क्षेत्र। चलिए, बायो मैग्निफिकेशन का संबंध किससे बताइए, बायो मैग्निफिकेशन का संबंध किससे है, तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खाद्य श्रृंखला विषाक्त पदार्थों का बढ़ना। क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए, तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है, निम्न में से कथन कौन सही है, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए बताते हैं हम आप लोगों को। देखिए, भारत रत्न केवल भारतीयों को दिया जाता है, और क्वेश्चन पूछा है कौन सत्य है, भारत रत्न केवल भारतीयों को कहाँ दिया जाता है दोस्तों, नहीं, ये गलत है। और विदेशी नागरिक को भी दिया जा सकता है, ये सही है। केवल वैज्ञानिक को दिया जाता है, ये गलत है। और केवल राजनेताओं को, केवल राजनेता को थोड़े दे देता है, बहुत लोग को मिला है दोस्तों, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विदेशी नागरिक को भी दिया जा सकता है भारत रत्न। और आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे पहले विदेशी कौन थे जिसको भारत रत्न दिया गया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है बताइए, आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बता दें दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बर्लिन की दीवार 1991 में गिरी, बर्लिन की दीवार 1991 में गिरी, नहीं दोस्तों, गलत है। चलिए, सोवियत संघ 1979 में टूटा, तो गलती है, सोवियत संघ ये 1991 में टूटा, ठीक। बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी, बताइए बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी, राइट आंसर इसी होगा, सही है। देखिए, शीत युद्ध 2000 में समाप्त हुआ था, बोल रहा है कि शीत युद्ध 2000 में समाप्त नहीं हुआ था दोस्तों, शीत युद्ध 1991 के आसपास में समाप्त हुआ था, तो ये भी गलत है। चलिए, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है बताइए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है बताना है आप लोगों को कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, बोल रहा है दोस्तों, बताते हैं आप लोगों को कि ऑप्शन नंबर ए है कि आयुष्मान भारत योजना 2016 में, नहीं 2016 में नहीं होगा दोस्तों, गलत है, ये 2018 में हुआ था। उज्ज्वला योजना का स्थापना 1916 में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हमको लग रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सही है। देखिए, स्किल इंडिया का स्थापना 2013 में हुआ था, नहीं 2015 में हुआ था। और स्टार्टअप इंडिया दोस्तों बता दें 2016 में होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उजाला योजना 2016 में होता, जो गरीबों को मुफ्त में मतलब गैस से कनेक्शन करना, हमारे प्यारे मोदी जी ने ऐसा बोले थे। चलिए, निम्न में कौन सी सही सुमेलित बताइए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, तो निम्न में कौन सही सुमेलित है बताइए, इसका आंसर क्या आएगा आप लोग, तो बता दें। देखिए, सही सुमेलित थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से सही है, डेविस कप फुटबॉल से संबंधित नहीं है दोस्तों, डेविस कप टेनिस से संबंधित है, ये गलत है। संतोष ट्रॉफी क्रिकेट से नहीं दोस्तों, ये गलत है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित होता है। रणजी ट्रॉफी हॉकी से नहीं, रणजी ट्रॉफी दोस्तों बता दें क्रिकेट से होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, थॉमस कप फुटबॉल से। चलिए, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में से बताइए, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में है, तो थावे का मंदिर बताया दोस्तों, ये गोपालगंज होगा, मैहर वाली मंदिर वही है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया है, तो बताइए इसका आंसर 17 फरवरी 1919 में, 2019 में, इसका आंसर नहीं होगा। चलिए, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने, बताइए बिहार में से कौन राष्ट्रपति है, राज्यपाल है जो बाद में राष्ट्रपति बने। देखिए, बता देते हैं दोस्तों। देखिए, जाकिर हुसैन जी है, बिहार के राज्यपाल थे और जो बाद में राष्ट्रपति बने सबसे पहले, और रामनाथ कोविंद जी है,
तो जो 2014 से लेकर 2015 तक हमारे बिहार के राज्यपाल थे और ये भी बन गए हैं जाके राष्ट्रपति। तो इसका आंसर देखिए राजेंद्र प्रसाद बने हैं, देखिए ये राज्यपाल नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बताइए कौन है। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री मतलब दोस्तों मुस्लिम से संबंधित है, मुस्लिम लोग भी इसमें आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग में। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अब्दुल रशीद होंगे कि मोहम्मद रिजवान होंगे कि अब्दुल गफूर होंगे कि इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप लोग बताइए, सोचिए थोड़ा। देखिए मस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, अब्दुल गफूर। देखिए जेपी आंदोलन हुआ था दोस्तों, बता दें जेपी आंदोलन 1975 में हुआ था। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री यही थे, कौन, अब्दुल गफूर खान। एकमात्र बिहार का मुस्लिम मुख्यमंत्री यही है दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो गया। 70 नंबर देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखिए नेपाल, देखिए सिवान नहीं करता है, सीतामढ़ी तो नेपाल के साथ करता है लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ नहीं करता है। फिर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। तो ये रूस है। चलिए, भारत पोर्टल बताइए, भारत पोर्टल है और इस समय जारी करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा पोर्टल को किसने जारी किया है, बताइए, और कौन सुमेलित है, वो बताना है कौन सा सही है। देखिए बताते हैं दोस्तों आप लोग को। देखिए भारत पोर्टल ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी है, ये शुरू किए थे। भू भारती पोर्टल ये तेलंगाना राज्य सरकार, और संचार साथी पोर्टल ये दूरसंचार विभाग, और उपस्थिति पोर्टल ये हो जाएगा झारखंड से। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है इसमें। देखिए, तो इसका आंसर दोस्तों एकदम सीधा सीधे लाइन में दिया गया था। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए करेक्ट है गया, और आप लोग बताइए करें। देखिए अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 8 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस। चलिए, गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2017 में भारत देश दशकीय जनगणना को 2 चरणों में की जाएगी और इस जाति की जनगणना शामिल होगी। इसमें जाति जनगणना भी शामिल होती है। गृह मंत्रालय द्वारा हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की कौन सी दशकीय जनगणना होगी दोस्तों, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बताइए, देखिए 16वीं हो जाएगा, 16वीं हो जाएगा। दशकीय जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी और इसमें जाति जनगणना भी शामिल रहेगी। चलिए, मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राज्य नियुक्त किया, बताइए इसका आंसर। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैटरीना कैफ। चलिए, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, बताइए। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनाहत सिंह। चलिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया है, बताइए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 13वां होगा। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए, संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 में किसका चयन किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयंत कुमार एस। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वन बैटल आफ्टर अनदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया, और मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए आप। देखिए ऑप्शन नंबर 81 का आंसर होगा डी। चलिए, 82 का डी होगा, और 83, देखिए 83 का बता दे रहे हैं। 83 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा, और 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, 86 का सी होगा, और ये रीजनिंग है। 87 का हो जाएगा सी,
87 का सी हो जाएगा। चलिए ये 88 का सी होगा, सब सर्कल अंदर है। चलिए दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सी आकृति बनी है। दोस्तों ये बहुत आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। और देखिए इसका आंसर क्या होगा बता दे रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 80 और 90 देखते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए 90 देखते हैं। देखिए 90 का आंसर क्या होगा, 90 को बता दे रहे हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 90 को ए होगा। चलिए 91 को बता दे रहे हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंग्लिश का है। 92 का ए होगा। और 93 का 93 हो गया। और 94 दोस्तों, देखिए 94 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और 95 का आंसर बता दे रहे हैं। 95 का सी होगा। 96 देखिए हिंदी का है। 96 का सी होगा। देखिए हिंदी भाषा में कितने स्वर है बताइए, हिंदी भाषा में कितने स्वर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 11। यर अलावा किस प्रकार के व्यंजन बताइए। यर अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो बता दें ये अंशस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को चुनना है और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मजा। और हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर दो होता है, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 100 क्वेश्चन को देख लिए और आपसे उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप देखिए, आपको बताइए इस सेट में कितना नंबर आपको बन रहा है। आपका जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।